खुशामदीद ईद के रंग द मेमन टीवी HD संग ईद मुबारक एक बार फिर। सनम कुछ कहना चाहेंगी ईद मुबारक के मौके पर? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम एंड मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। और माशाल्लाह से हमारे पास गेस्ट आते ही जा रहे हैं और अभी जो मेरे पास गेस्ट है रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं और उनका तारीफ़ वो खुद ही मतलब आप बता बल्कि आप तारीफ़ उनकी कीजिएगा और वो किसी तारीफ़ और तारुफ के मोहताज भी नहीं है। बिल्कुल सैम, बहुत शुक्रिया सैम। हमारे मेहमानों का सिलसिला जारी है, ईद का मौका है और पूरी कोशिश हमारी है कि हमारे जो भी लिस्टेड मेहमान हैं उनको पूरी तरह आप सबके सामने पेश कर सकें। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कम्युनिटी सर्विसेज में हम उन्हें बाबाए थैलेसीमिया के हवाले से जानते हैं। ख़ास तौर पर थैलेसीमिया मर्ज़ की सिर्फ तशख़ीस और इसकी जो है इसकी प्रिवेंशन नहीं, अब इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। और सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, अब उन्होंने कम्युनिटी के लिए बेशुमार दिगर काम अगर मैं देखूं तो हाउसिंग के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया। मेडिकल के शोबे में इनका एक भरपूर दस्तरस और इंटरेस्ट रही और यही वो इंटरेस्ट रहा कि मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी जमातों में से एक जमात कुतियाना मेमन एसोसिएशन ने उन्हें सदर के अहदे पर फाइज किया और बिला मुकाबला ये सदर मुंतखब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब भरपूर अंदाज में खिदमत कर रहे हैं मोहतरम जनाब हाजी उस्मान परदेसी साहब। अस्सलाम वालेकुम ऐसा मेघाल तुम के मेमणी में करनी है ताकि थोड़ा मेमणी जो फ्लेवर पे भी नहीं आ गया। लेकिन इंशाल्लाह सबसे पहले आएंगे ईद मुबारक आएंगे ने आएंगी पूरी जमात के ने आएंगी जब तमाम साथी के ने अज आए कि चूना चाहे तो पची पा आ गया वो तो बदल से पहले तब आए कि ईद जी बहुत बहुत मुबारकबाद दी मेमन टीवी के अली गोडिल के ने जितरो एड़ा स्टाफ है माशाल्लाह सजो वर भरपूर किरदार अदा करे तो मेमनी लैंग्वेज क्या क्या बता रहा है, मेमन जा इवेंट्स क्या क्या बता रहा है ने सजी दुनिया में ने माशाल्लाह दी मेमन टीवी हमेशा चाहते हैं नंबर 1 है ने अल्लाह ताला को मजीद आए लोग को बदे के तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और नाज़रीन अब जिस शख्स का, जिस गुलकार का, जिस सिंगर का ख़ुद मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि आज हमारे स्टूडियो का वो हिस्सा हैं, आप और हम उन्हें दानिश तैमूर के गेम शो में देखते रहे हैं, बोल टीवी पर जो आता है ऐसा चलेगा और सुनते रहे हैं, उसे पसंद करते रहे हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिमी सनम। अस्सलाम वालेकुम जिमी। वालेकुम अस्सलाम। जिमी बहुत शुक्रिया सबसे पहले अपनी मसरूफियात में से मुझे पता है कि आप कुछ ही देर के लिए आए हैं और इस पूरे कुछ ही देर का मैं पूरा फ़ायदा उठाना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस कुछ ही देर का फ़ायदा किसी न किसी नगमे से आपका आगाज़ हो जाए। डन। तो पहले ही गाना मोहब्बत भरा और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और ये ईद के हिसाब से और कपल्स के लिए स्पेशल। हाँ क्या बात है। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मुहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मुहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर सौ जन्म में
वाला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या दर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। जब प्रोग्राम का आगाज इतना मोहब्बत भरा हो जाए, दिल से गाया, दिल से। जान नजर कर दूं। हाँ, तो हमें तो बस जान नजर करने का ही रह गया था। नहीं, यहाँ पे जान नजर करेंगे कुछ हम देर लोग, और गाते हैं तो basically। हम तो अपनी जान नजर करने वाले थे वाकई यार। में। बहुत खूब जिम्मी, क्या ज़बरदस्त आगाज़ किया है। हाई साहब जरे एड़ा गावा हरन था, तो पहली गाल तो ये है कि कुछ ज़माना भी याद अच्छन था, लेकिन हाँ। पा आज हमने तो अपनी आधी जिंदगी निकाल दी इसलिए। हाई साहब ज़िंदगी तो ईद जे मथे गाल करूँ ने जड़े पा जमात जी गाल करूँ था ने जमात के बढ़ावे जी गाल करूँ था, जमात के मिलाइन जी गाल करूँ था ने ईद चोको त्यौहार है जिनमें पा बधे नंढा वॾा जितना भी जो चाहे वो साहिब हैसियत हूंदा या थोड़ा सा लेस प्रिविलेज भी हूंदा उन बधे के पाण भेगा मिली हलाइण जी कोशिश करो था। एज एन जमात जा सदर हाँ ये पूरी कोशिश करी रहिया आहियो कि टॉप से गिनी ने बॉटम तक जा जितना भी माण्हू आहिनि का वो वर्कर लेवल जो हुए या पंहिंजो डोनेशन लेवल जो हुए। पहले तो ये बता दो कि रमज़ान जी सजी एक्टिविटी जो है वो की रही है अल्हम्दुलिल्लाह इन मरतबा कुतियाना मेमन एसोसिएशन जी हिकिड़ो प्लान बा ने हिकिड़ो माशाल्लाह उनके पास अचीव करी सघिया केॾा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वॾो करम थी वियो रमज़ान जो रोज़ा मौसम भी बहुत सारो हो रोज़ा माशाल्लाह। तरावी माशाल्लाह बदे बहुत सारो वियो ने जमात लेवल ते ऐं हिकिड़ी चीज़ ॾिसूं पिया कि जॾहिं क्राइसिस अचे थो न मुल्क ते त पंहिंजी बिरादरी एकदम सां अॻियां अची वञे थी। हा 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 मूंखे लॻो सामान तक त मूंखे लॻंदो हो कि पंहिंजो टारगेट पूरो नहीं थिए लेकिन यस जी रमज़ान आ मूंखे ऐं टारगेट्स बि वधारे अचीव करे चुकियो आहियां अल्हम्दुलिल्लाह बधे जमातूं कढियूं हुयूं माशाल्लाह। ॾिसो ना बधे से वधारे अगरि कोई कंहिंखे मिसाल ॾिनी त कोविड जी मिसाल कीअं ॾिनो बिल्कुल फैक्ट्रियूं बंदि लॉकडाउन कोई चीज़ ना माण्हू ट्रक राशन जा रोड ते उभो कढी ॾिना सैलाब अची वञे थो त भरपूर मदद थिए थी हालांकि माण्हू तकलीफ़ में हुए थो बिल्कुल इन जे बाद बि डोनर जो कमु बंदि हुयो त इन जे बाद बि आहे ॾिसो कि उहो अल्लाह से कारोबार करणु शुरू करे हा ॾिनो हा 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 त ई रमज़ान में मूंखे फिकर त बहु हुई कि पंहिंजो टारगेट अच्छी थी करणी थिए लेकिन लास्ट ईयर से असांजो टारगेट इन से वधी वियो माशाल्लाह। लेकिन आखिरी इन दफ़ा नो डाउट कि ये पूरे पाकिस्तान जो ना ये दुनिया ने आलम इस्लाम जो मसलो जो गज़ा जा पंहिंजा जी। फ़लस्तीनी भाई जो आहिनि इन लाइ करीने भी हिकिड़ो वॾो चंक ऑफ अमाउंट जो है ये पाकिस्तान से वियो आहे इनके की नारो था बहुत सारो आहे ॾिसो न पंहिंजा भाई आहिनि वीचारा हिन साथ पूरो थियो आहे हज़ारों बच्चा माण्हू शहीद थी विया ने पंहिंजो फ़र्ज़ु थिए थो कि जॾहिं पाण जमाते जो या पाण पाकिस्तान जे अंदरि या पाण ॿिए केॾा बि पाण पोते जी मदद करूं था इन तरह से उहे पंहिंजा भाई आहिनि ने ॿियो वधारे तकलीफ़ में रमज़ान जहिड़े महीने जे अंदरि खेल लाइ न उहो इन हेठि हाणे मसइलो त आहे कि राशन वग़ैरह एतिरी तादाद में उॾा पुॼियल आहे लेकिन उहो पाकड़ो जो कम वक़्तु उनखे अलाउ नथा करनि कि उहो कंटेनर ॿाहिरां उभा आहिनि अंदरि वञनि नथा ॾियनि रोज़ जा 20 कंटेनर में हिकिड़ो करणा की नहीं थी त माल त ओॾा घणो पुॼी वियो आहे लेकिन अंदरि एक्सेस न हिन खे कि माल उते जॻह ते डिलीवर थिए अरे ऐसा बिसाइड जो पा खुराक मोकिली रहिया आहियूं पा पैसा भी कैश की सूरत में भी वञी रहियो आहे कोई ना कोई सूरत में पा सामान वञी रहियो आहे लेकिन ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा जो किरदार आहे जो मतलब ई जंगबंदी लाइ करीने दुश्मन के थोड़ो बावर कराए के उनकी पकड़ कर लाइ करीने आलम इस्लाम के यूनाइट पाण कोई जा न कोई जा मोहताजियूं भले पंहिंजे हेठि पैसो आहे वॾी वॾी ताक़तूं आहिनि पंहिंजे हेठि पैसो बहु आहे गल्फ कंट्री खां गिनी गिनो वधे गिनी केॾा न केॾा पाण ग़ुलामी जी ज़िंदगी गुज़ारी रहिया आहियूं ॾिसो न अमेरिका जे अगरि त बाक़ी ईमेल था करे उनजी मर्ज़ी अमेरिका पूरो इसराइल ने अमेरिका तकिड़ो जाए तव्हांखे कुड़ो कढी गिनना त ई ॾिसो न ख़ाली पैसे से या इन जा जज़्बात आहिनि पोते जॻह ते बधे हर चीज़ पोते जॻह ते आहे लेकिन गवर्नमेंट लेवल ते त बहु वासे यूं न कोई आवाज़ करण लाइ बि कोई ॻाल्हि करण लाइ तयारु नहीं बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली मैं जो बात कर रहा था शायद हो सकता है बहुत सारे मेरे नाज़रीन शायद ना समझ पाए होंगे मैं बताऊं कि बात ही कर रहा था कि मैं कि क्यों आलम इस्लाम खामोश है सिर्फ खाने पीने की अजनास की हद तक तो नहीं क्या दुश्मन को आंखें दिखाने की ज़रूरत है नहीं। तो मुझे इस मौके पर उमर शरीफ साहब पिछले दिनों में उनका एक पुराना अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे इसी ईद और रमज़ान की बदौलत अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह था फरमाए क्या हमारे पाकिस्तान का नाम था वो उन्हें वो कहा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में छोटा सा क्लिप था मैं देख रहा था उन्होंने कहा जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उन्होंने पूछा कि सर क्या वाकई हमारे पास एटम बॉम्ब है उन्होंने कहा जी है। तो वाकई आप सच कह रहे हैं अगर एटम बॉम्ब है तो हम मुसलमान हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटम बम में से एटम बम या एटमी कुव्वत हैं
तो फिर हम क्या इस्तेमाल कब करेंगे? तो क्या हम उसे रोजाना कपड़े से साफ करते बिल्कुल हैं? वही इस कि तरीके हम क्या छुपा हमको के रखा हुआ है। हाँ। चमका के रखने के लिए है, या इसका कम से कम टेबल पे आगे रख के, जिस तरह से ये रखा है गुलदान मेरे आगे रख के दिखाने के लिए, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये आपको मार देंगे? क्या 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 मकसद है हमारे इस एटॉमिक पावर का, अगर हम मुसलमान हैं तो? लेकिन सबसे पहले इसके लिए हम सबको यूनाइट भी होना पड़ेगा। बात थोड़ी सी किसी और तरफ निकल गई है, लेकिन क्योंकि मेरे साथ जिम्मी सनम मौजूद है, तो जिम्मी, मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ वो आप ही की फील्ड के मुतालिक होगा। पड़ोसी मुल्क में देखते हैं रियलिटी शोज़ के अंदर एक गाँव से उठा हुआ नौजवान गुलकार आता है और दुनिया के उफक पर पहुंचता है। कई मिसालें हमारी शामिल है, बिला तखसीस है रंगो नस्ल व मज़हब। मैंने देखा वहाँ मुसलमान बहुत सारे सिंगर जो हैं वो आगे बढ़े और ऐसे बढ़े कि दुनिया में अब उनकी तोती बोलता है। इसी तरीके से उनके अपने मज़हब के लोग और बहुत सारे क्रिश्चियंस भी वहाँ मैंने देखे। क्यों पाकिस्तान में गो के आपने बेशुमार टैलेंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ से इस किस्म की सरबराही या मीडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टांस को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। छोटे छोटे लेवल पर हो रहा है, आप जैसे लोग इसी तरीके से मुख्तलिफ टैलेंट से शो से ही आगे आए हैं, रियलिटी शो से हैं, लेकिन जिसे इन होल कहा जाए, इसको कैसे देखता है जिम्मी अपनी नज़र में, अपने प्रोफेशन के हिसाब से? मेरी नज़र में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है जो होना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की जाती। लोग बस सोच रहे हैं कि शॉर्टकट हम मार के चले जाएं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिखाया जाता है। हम अपने पाकिस्तान इंडस्ट्री को बुरा तो बोल नहीं सकते, यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड हैं, जैसे उस्ताद मोहतरम जनाब मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नूरजहाँ जी, गुलाम अली खान साहब, बहुत सारे लोग हैं जो आज तक इंडिया तरस रहा है कि ऐसे लोग हमारे पास होते। रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कौन लोग थे ये। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सिखाया जाए, स्कूलिंग सिस्टम में ऐसा कुछ होना चाहिए, बच्चों को तरबियत दी जाए। लेकिन यहाँ वाला भी डिवोटेड होना चाहिए। आजकल ये आप कह रहे हो ना शॉर्टकट की बात हो गई है, तो सीखते हैं उन लोग को आगे बढ़ने का ज़्यादा, तो वो स्ट्रगल नहीं करना है। आजकल के यही तो कह रहा हूँ मैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ। लेकिन जो सीख के करता है ना, जिसने सीखा होता है वो दिखता है कि सीखा हुआ है, इसने प्रैक्टिस की है, पढ़ा है, वो दिख रहा होता है कि इसने किया है। लेकिन मैं सबको मैसेज यही दूंगा अपनी तरफ से कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसको सबसे पहले समझें, उसके बाद करें। उसकी वजह खासकर ये जो मेहनत करके आ रहा है ना, वो ना रह जाए आपकी वजह से। अच्छा, लेकिन सीखने पे आपने कहा, लेकिन सीखने में मुझे एक सवाल उभर रहा है, और ऐसे कई लोग भी हमसे पूछते हैं कि सीखने के भी मौके यहाँ बड़े कम है, यानी अकेडमीज की अगर देखा जाए, तो इस तरह अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा बहुत बड़ा फ़र्क जो हमारे और उनके कल्चर में है, या मैं रिलीजियस कल्चर की बात करूँ तो वो कहते हैं कि हमारा तो मज़हब में मौसीकी है, और नो डाउट हमारे मज़हब में कुछ कदगने हैं किसी न किसी हवाले से। लेकिन बहरहाल मैं बिसाइड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे यहाँ जो सीखने के मौके हैं ये भी कम है, एकेडमीज़ की तादाद बेइंतहा कम है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों में, आप जब ग्राउंड्स पे जाते हैं, बहुत सारे लोग उछल कूद कर रहे होते हैं, आप लाइव कॉन्सर्ट्स में मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, क्या कमाल की परफॉर्मेंस होती है। पब्लिक का जो, यानी कि पब्लिक को शौक, आवाम का शौक है, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर इनको शायद आप समझते हैं कि मौके दिए जाएँ तो ये बहुत आगे तक हमारी इंडस्ट्री भी एक बड़ी, हमारी जो सिंगिंग इंडस्ट्री जो है, म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, ये बड़ा आगे तक जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। जब आपने बड़ी अच्छी बात की, जब आपको मौके मिलेंगे और आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, जाहिर सी बात है जब इंसान सीखता है, ज़िंदगी लगा दी, 20 साल मैंने एक म्यूज़िक सीखा, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो फिर फ़ायदा। यहाँ तो डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं ना, बिल्कुल जॉब नहीं है, तो मतलब सबसे पहले तो हमें अपना सिस्टम सही करना है, उसके बाद कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। सिस्टम से तो मार्केटिंग भी तो नहीं है ना हमारे पास। आप इंडिया की अगर बात करते हैं तो इनका तो म्यूज़िक भी करोड़ों अरबों रुपये में म्यूज़िक की मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ी मार्केट है हमारे यहाँ। एक्सपोर्ट की तरफ तो हमारा देखो, हुकूमत की पॉलिसी भी नहीं है। आज बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया भाई, हम हमारे से तो बाद में बना हुआ है। उनका एक्सपोर्ट आप देख लो, उनका डॉलर का रेट देख लो, तो हमारी तो पॉलिसी ही नहीं है ना कुछ। आप इंस्टीट्यूट की बात करते हो तो इंडिया के अंदर तो रोज़ की एक पिक्चर एवरेज एक दिन में एक पिक्चर बनती है, 300-400 पिक्चर बनती है वहाँ पर, हर लैंग्वेज में। फिर इतनी रीजनल लैंग्वेजेज है, सब में पिक्चरें बन रही। तो यहाँ तो फिर हमारा तो कोई, देखो ना, जब तक इनको आप प्रमोट नहीं करोगे, उनको आप फैसिलिटेट नहीं करोगे, तब तक तो ये आर्टिस्ट आगे नहीं आएंगे ना। अब आर्टिस्ट आज ये काम छोड़ता है, उसकी हालत क्या होती है, उसके घर पे खाने का नहीं होता है। ऐसा ही है, कसमपुरसी की हालत में उनका वो मर जाते हैं बेचारे, और उनकी सपोर्ट के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त भी नहीं किया आज तक। हमने आर्ट की सपोर्ट के लिए, हमने आर्ट को तो, आर्टिस्ट को तो हमने ओन ही नहीं किया ना आज तक, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। कल्चर कमिटीज है, पर इसको प्रमोट नहीं करते हैं। कमिटीज बनी हुई है बेसिकली, पर इसको प्रमोट तो हर चीज की बनती है ना, तो सुप्रीम काउंसिल की भी बन जाती है, क्या करोगे।
देखिए आप मैं सिर्फ बात से बात निकली तो हाई साहब का एक और शौक भी हमारे सामने आ गया कि ये समाजी खिदमत तो अपनी जगह है, आर्ट से लगाव भी इनका है और नो डाउट हाई साहब ने से जब मैंने कुछ दिनों पहले जो इंटरव्यू किया था उसमें हाई साहब ने बताया था कि वो बड़े शौकीन वो मिजाज हुआ करते थे और फिल्मों के बड़ा शौक रहा था हाई साहब को एक ज़माने में। मेरा 70% जिनका मैं सारे हमारे पास ओवरसीज के राइट्स इंडियन फिल्म्स के हमारे पास थे। क्या बात है, इंडियन मूवी के राइट्स ओवरसीज 40 राइट्स साल निकाले मैंने इसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिल्मों को रिलीज करना, इंटरनेशनल फिल्मों को रिलीज करना, मैंने यहाँ के आर्टिस्ट को मैंने प्रमोट किया है, उमर शरीफ है, मोइन अख्तर है, माशाल्लाह इनको सबको बाहर ले जाने तो मैं हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रमोट हो जाऊंगा। अब जो है सोशल लाइफ में आ गए। अब यहाँ अब हुआ ये मसला ये हुआ है जिम्मी सनम के साथ कि अब हाई साहब ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, लेकिन नो डाउट हाई साहब लेट हो गया। हाई साहब की सपोर्ट और ताउन हमेशा से वो किसी भी यंग और ख़ास तौर पे यूथ जो है वो हाई साहब का मतमा नज़र होता है हमेशा से। हाई साहब यूथ की ही बात हो रही है और यंगस्टर्स आपके साथ बैठे भी हैं और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को हमेशा से अपना किसी न किसी अंदाज में जमात में भी प्रमोट करते रहते हैं और ये मैंने देखा है कि आपने अब अपनी जमात के अंदर ऐसे कई एलिमेंट्स को, यूथ एलिमेंट को आगे लाने की कोशिश भी की है। कैसे देखते हैं ये करेज यूथ? देखो आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज जितना फैमिली का जो बिजनेस है यूथ ने टेक ओवर कर लिया है। बिल्कुल माँ बाप से रिटायर है बाप, तो अब सारा कुछ उनके हाथ में है और टैलेंटेड भी है, पढ़े लिखे भी है और बिजनेस बाप दादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चला रहे हैं। ऐसा ही है। तो मैं तो तकरीबन 60% हमारे कुतियाना में तो मैं सारे यूथ को लेकर आया हूँ। ऐसा ही है और इसका आपने रिजल्ट भी देख लिया नजर आ। मैं तो कहता हूँ कि मेरे बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी हमारा यूथ होना चाहिए। हम पीछे रहेंगे, इनको एडवाइस करेंगे सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन आज देखो ना हम कितने साल मरना तो सबके जी। कब तक आपको नई क़यादत हर जमात को पैदा करनी पड़ेगी, कितने साल हम जी लेंगे और फिर एक उम्र के बाद इंसान का दिमाग भी नहीं चलता है। ऐसा ही मैं बोलता हूँ नमाज पढ़ते पढ़ते हम रकाते भूल जाते हैं। ऐसा ही अब उनको आप प्रेसिडेंट कितने साल लगा के रखोगे? सही बात, तो क्या भाई, बात है। लेकिन मेरे को उनको स्पेस देना है ना। जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, यूथ इतनी टैलेंटेड है, आप सोच भी नहीं, इतना पढ़ी लिखी यूथ है आज, एक से एक बच्चे को आप देख लो, इनको मौका देना है आपको सिर्फ। हाई साहब यूथ वैसे तो मेरी नज़र में तो जितना काम आप इस उम्र में कर रहे हैं, मेरे लिए तो आप यूथ है, बल्कि यूथ से कई गुना यूथ से बढ़कर है, लेकिन एक जनरल फिनोमेना देखें तो कई मकामात पर यूथ की डेफिनेशन में, खासतौर पर अगर एज डेफिनेशन की बात करूँ, मुख्तलिफ है। कोई 45 साल तक की एज को यूथ समझता है, कोई 35 साल तक की। आपकी नज़र में एज एन सीनियर, क्योंकि आप इन्हीं यूथ के साथ उठते बैठते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को जाँचते हैं, तो क्या देखते हैं कि किस एज तक का? देखो 45 के बाद ही मैच्योरिटी आती है। देखो यूथ तो आप 18 साल के बाद देख लो। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप कहोगे कोई इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 35 और 45 के दरमियान का 45 के प्लस ही होना चाहिए, ताकि वो मैच्योर तो हो, कम से कम दुनियादारी देख ली हो उसने, तो उसको वो बहुत अच्छी तरह चला लेगा। मतलब आप इसको 45 टू 60 तक का आप समझते हैं कि, और 60 के बाद रिटायरमेंट, जैसे हमारे रिटायरमेंट, आप नई खेप तो तैयार करो। हमारी गवर्नमेंट आपके बाद कौन संभालेगा? आपके बाद कौन संभालेगा? भाई ठीक है, मैं बैठा हूँ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं तो बोनस में हूँ। तो भैया आप नई खेप तो तैयार करो। क्या बात है, ये खेप का तैयार होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए मुझे स्पेस देना पड़ेगा ना, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं अभी स्पेस ही देने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं भाई मैं बैठूंगा बस खत्म हो गई बात, मेरे आगे मैं अकेले को लूँ, खत्म हो गई बात। लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। ये देखो ना, जमात तो बनी हुई है, क़यामत तक चलती रहेंगी हमारी जमातें। बिल्कुल। तो फिर इसके लिए तो आपको बिल्कुल नए लोगों को लाना पड़ेगा, नए लोगों को, नए टैलेंट को, नए चेहरों को आगे लाना है, और इसके बिना होगा नहीं। मतलब पुराने चेहरों को देखते कि एक वक्त ऐसा आता है कि खुद आप भी स्क्रीन पर मुझे देख के उगता जाते हैं। तो आज इसीलिए हमने सैम को हमारे साथ रखा कि शायद अगर थोड़ी देर के लिए कैमरा मुझसे हटेगा तो आपको थोड़ी सी एनर्जी हमारे इस प्रोग्राम में भी नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त मुझे ये कहा जाए कि एनर्जी की ज़रूरत सबको है और हमें कुछ देर के लिए वक्फे की तरफ जाना है। आप भी कुछ देर के लिए अगर कुछ चाय को कुछ सिप लेना चाहते हैं या कोई एक आध लुकमा लेना चाहें तो लीजिए। हम दोबारा हाजिर होते हैं और द मेमोरी टीवी एचडी में ईद के रंग द मेमोरी टीवी एचडी के संग को वहीं से आगाज़ करेंगे जहां से हम इसको रोक रहे हैं। ईद की खुशियों के रंग द मेमन टीवी एचडी के संग के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी और मेरे साथी होस्ट सैम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, बात हो रही थी यूथ की वक्फे पे जाने से पहले, और एक और मेहमान यूथ, यंग एनर्जेटिक यूथ एक्टिविस्ट हमें ज्वाइन किया, ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के
फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं या चेयरमैन हैं, और बड़े अरसे से कम्युनिटी में मेमन कम्युनिटी में ख़ास तौर पे, बल्कि इनका हल्का अहबाब जो है सिर्फ मेमन कम्युनिटी नहीं है, और ये ना ही ये सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, बल्कि जहाँ भी बनी इंसान को किसी भी अंदाज की किसी खिदमत की ज़रूरत होती तो एक बहुत बड़ा चंक जिनमें तमाम कम्युनिटीज़ के नौजवान शामिल हैं वो उनको लीड करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ मोहतरम नोमान वडेरा मौजूद। नोमान अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नोमान हमारे साथ रहने के लिए, आज की इस ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में दी मेमन TV HD के साथ रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, आपने यहाँ पे मधु किया और मुझे मौका दिया कि आपकी साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। हाँ, क्या बात है। ये तो ईद की खुशियाँ तो अब शुरू हुई हैं, और मेरे साथ जिम्मी सनम मौजूद है। मैंने पहले कहा कि जिम्मी मौजूद हो और हम इनसे कुछ फरमाइश ना करें। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब ये फरमाइश हम किसी के नाम करते हैं। क्या बात है। ये नाम फरमाइश नाम करेंगे। ये नाम वक्फे पे बताओ, जाने से नाम पहले बताओ। वक्फे पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे हाँ, कि बिल्कुल। परदेसी, तो जब परदेसी साहब का जिक्र आया, हाजी परदेसी साहब का, तो सैम कह रही थी कि परदेसी का कोई गाना भी है, तो उसी वक्त सैम ने हमने डिसाइड कर लिया आंखों आंखों में कि इस बार जो है डेडिकेशन जो है वो परदेसी साहब का। आंखों थैंक यू भाई। हो परदेसिया परदेसिया ये सच है प्रिया, परदेसिया ये सच है प्रिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है प्रिया, परदेसिया ये सच है प्रिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। हो ला ला फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं, नदिया किनारे पे छत के चौबारे पे हंस हंस के मिल के रोने लगे हैं। सुन के पिया सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, मैं कहती हूँ तूने, ये कैमरे से आवाज आ रही है, मेरा दिल ले लिया। इसी पर खुश हुए सर, ये देखें। और नो क्यों ना हो भाई, विनर है हैम TV के रियलिटी शो के और बोल्ड TV के गेम शो है ऐसा चलेगा कि लीड गुलकार हैं, तो आज हमारे यहाँ रहना ही आपका हम सब के लिए खुशी और फ़ख्र की बात है। जिमी नोमान, आपसे आगाज़ करूँगा आप कि बात हो रही थी आपके आने से कबल जो है सेट पर आने से कबल के यूथ बड़ा एक तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के लिए कि 65% यूथ है। मतलब दुनिया में किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन में जो अगर यूथ का औसत देखा जाए तो पाकिस्तान उनमें ज़रखेज़ तरीन मुल्क कहा जा सकता है। बदकिस्मती है कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, लेकिन हमारी कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी ख़ास तौर पर मैं ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ की अगर बात करूँ तो आपने हमेशा से यूथ को फ़ौक़ियत दी है, और जहाँ भी मौका मिला है आपने अपनी जमात से ले कर दीगर तमाम जमातों तक कैसे देखते हैं यूथ की इस इनपुट को। और अब हाई साहब कह रहे थे कि अब स्पेस देना है, अब यूथ को हमें उन जगहों पर जहां अब तक उनकी दस्तरस नहीं थी वहां तक हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? अल्ताफ़ भाई आपको याद होगा कि आज से 10-12 साल पहले ये रुझान नहीं था नौजवानों का हमारी मेमन कम्युनिटी में। बिल्कुल ऐसा ही था। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने कोशिश की कि एक यूथ का किरदार होना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिफाइड नौजवान हैं आजकल, और रखते हैं, क्वालिटीज़ रखते हैं, एक्सपर्टीज़ है इनकी, लेकिन इन्हें अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो ये उसी तरह नेगेटिविटी में, दूसरी गलत सोहबत में और एक यानी उनको हम खो बैठेंगे। तो ये हाजी साहब भी थे, मुझे याद है
कि 2012 में जब वो याद है कि हम कुछ मेमन नौजवान थे और होटलों पे बैठ के मीटिंग्स करते थे तो भाई साहब ने अपनी ऑफिस पे हमें बुलाया और मैं कहा कि यहाँ पे इस तरह बैठ के आपको मीटिंग नहीं करनी, ये चाबी लो ऑफिस की, मेमन यूथ का आप सेक्रेटेरिएट खोलो। अरे क्या बात है। तो ये भाई साहब ही थे और ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के हमेशा इन्होंने सरपरस्ती की है। तो वहाँ से हमारा आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखते हैं कि हर मेमन कम्युनिटी में हर जमात के अंदर नौजवानों का किरदार है। बिल्कुल। और आई साहब का एक और मैं कारनामा बताऊं कि जब आई साहब आए थे अपनी जमात में तो उन्होंने 50% नौजवानों को चांस दिया अपनी मैनेजिंग में कि नौजवान आए और आगे आए। और हमारी जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स की एक्सपर्टीज़, सीनियर्स की जो तजर्बा है और नौजवानों की एक्सपर्टीज़, ये मिलकर जब काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आजकल हम किस स्पीड में मेमन कम्युनिटी आगे जा रही है। अच्छा, मैं इससे पहले एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, स्पेस की आज साहब की बात करें तो वो कौन सा एक एलिमेंट है जो आपने महसूस किया कि अगर यूथ को जमातों, एक तो हम मौका देना चाह रहे हैं, यूथ भी मौका लेना चाह रही है, किस शुगर कोटेड जरिए से यूथ को शामिल किया जाए, वो कोई एक ऐसा एलिमेंट है आप समझते हैं अपनी जमात में भी कि वो उस एलिमेंट के जरिए आप यूथ को जमात के करीब ला सकते हैं और फिर उससे बाद जो चाहे आप काम लें जब कम्युनिटी सर्विसेज का? देखिए, पहले सोशल फील्ड, सोशल एक्टिविटीज़ तो हमारी जमात का एक बढ़ती रहा है, मकाबरीन हमारे करते आए हैं दराज से, वो तो चलता आ रहा था। लेकिन नौजवानों को एक्टिव करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लानी ज़रूरी थी जिससे वो इंगेज हों और वो इंटरेस्ट लें। बिल्कुल। तो उसमें फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जिसमें आपका सर बहुत बड़ा किरदार है कि जिस तरह क्रिकेट को आप मेमन कम्युनिटी में लेकर चल रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, अब IT आ गया, तो इसको हमने अट्रैक्ट करके कोशिश की कि हम अपने नौजवानों को करीब लेके आएँ अपनी कम्युनिटी से, अपनी जमातों से, ताकि वो नौजवान भी इंटरेस्ट लें। उन नौजवानों से हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो उनसे फ़ायदा लें और उन नौजवानों को हम पॉजिटिव चीज़ों में, मुस्बत चीज़ों में शामिल करें ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा मुस्बत हो। क्या बात है भाई साहब, ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ और आप भी कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जो बच्चे जिनको आपने देखा कि इनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ लगन है इसके अंदर, जुस्तजू है, लेकिन बैठे हैं उसी जगह पर जहाँ से बैठने से हम इन्हें रोकते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पर टाइम वेस्ट ना करें। आपने इनको अपना ऑफिस, फर्निश्ड ऑफिस दिया और कहा कि यहाँ से शुरू करो, क्या बैक ऑफ द माइंड। और अब मैं उस कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2012 की ये बात कर रहे हैं, आज 2024 से 12 साल हो गए हैं। अब आप उसी जगह को एक और अंदाज में, जब आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में जमात की दस्तरस है, तो अब आपने जमात की चाबियाँ बच्चों के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जुस्तजू कर रहे हैं। ये कनेक्शन मैं इसी तरीके से मिला रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से। देखो ना, स्टार्ट तो कहीं से तो लेना है ना। उस वक्त हमने स्टार्ट लिया मिलके, कुछ लोग थे, बढ़ते गए। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया जमात का। और जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि उनको एक चीज़, तो इनको एक चीज़ के लिए स्पोर्ट्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। देखो, बाकी तो सारा दिन वो बिजी रहते हैं, एक तो पीस ऑफ माइंड होता है स्पोर्ट एक, और आप तो, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि जितने माशाल्लाह जितने भी मैचेस होते हैं तो अल्ताफ भाई के बगैर तो हो ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन स्पोर्ट से ही आप उनको जोड़ेंगे। कनेक्ट कब होगा यूथ? स्पोर्ट से। इसके बाद एक बार ये आ गया ना आपके उसका नेट के अंदर आ गया ना, फिर आप उनसे काम लेते रहे। लेकिन उनको लाने के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स। बिल्कुल, स्पोर्ट्स आपकी जिस्मानी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। इसीलिए मैं आज जो है ना जॉगर्स पहन के यहाँ बैठा हूँ सूट के ऊपर। उसकी वजह है कि न जाने कब मुझे किसी ग्राउंड से कॉल आ जाए, मुझे जाना पड़ जाए वहाँ पर, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका पैशन ही नहीं होता। आपके पैशन के साथ साथ या आपका प्रोफेशन बन जाए, प्रोफेशन के साथ आपकी हेल्थ, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि मेंटल हेल्थ। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं अपनी 11 लोगों की टीम के साथ, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, वैसे तो तमाम ही स्पोर्ट्स अपनी जगह है। क्रिकेट की से मैं मिसाल दूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जुनून, जिम्मी मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा। तो ये टीमों के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त का मादा, हार और जीत को कबूल करने का मादा, टीम स्पिरिट, एक दूसरे की कमी बेशी को आगे बढ़ाकर इसको पोटेंशियल बढ़ाने का, तो ये तमाम चीज़ें आपको सिर्फ ग्राउंड की हद तक नहीं, जब आप ग्राउंड से निकलते हैं, ग्राउंड से बाहर निकल अपने अपने प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं, तो ये टीम बिल्डिंग आपको वहाँ भी काम आती है। सीख कहा मैंने नौमान? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कि जिस तरह से आप ग्राउंड के अंदर काम कर रहे होते हैं एज एन कैप्टन की एक आवाज़ पर एक फील्डर इस कोने से उस कोने पे जाता है। गो के वो उम्र में छोटा भी हो सकता है जिम्मी, लेकिन उसका ग्राउंड का डिसिप्लिन है कि इसने वहाँ से वहाँ जाना है, क्योंकि वो कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द शिप है, उसी ने हार और जीत की जिम्मेदारी को उठाना है। तो ये जी प्लीज़। हाय साहब, एक तो क्या है, स्पोर्ट्स से जब यूथ जुड़ती है ना, तो इसका फ़ायदा सिर्फ स्पोर्ट को नहीं होता है, इनका कारोबार फिर किस तरह बढ़ता है ये भी आप देखें। अरे क्या बात है,
देखो ना, देखा ये मैंने, तो जब आंखों देखी बात कर रहा हूँ। देखो ना, एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, जब एक दोस्त हो गए, मिलते हैं, जुलते हैं, तो फिर इनका कारोबार के अंदर भी काफ़ी इनका वो हो जाता है कि एक दूसरे से आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स है, दूसरी चीज़ें है, लोकल है, तो ये सारा जब यूथ मिलेंगे, अच्छा इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट जमात को मिलेगा, इसका फल जमात को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब जब B2B बिजनेस टू बिजनेस business to आपकी business कम्युनिकेशन तो- बढ़ी, आपका बिजनेस बढ़ा, जब हाँ। बिजनेस बढ़ा तो इनकम अच्छी हुई, जी। इनकम अच्छी हुई तो उसने जमात को बेहतर अंदाज में यूथ को तो आपको हर कीमत पे यूथ को आपको लाना है, चाहे कुछ भी परसेंटेज हो, 50% करे, 40% करे, यूथ को, ये यूथ आगे जाके आपकी क़यादत आपकी यूथ ही संभालेगी। जिमी, क्रिकेट का शौक रहा, स्पोर्ट्स किसी किस्म का शौक रहा? क्रिकेट ही खेली है, और अभी रमज़ान में हम तमाम आर्टिस्टों ने मिलके रमज़ान लीग खेली, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के, क्या बात है, और अल्लाह के हुक्म से मेरे नसीब में कैप्टन था मैं। अरे क्या ना बात, मेरी बैटिंग आई ना मेरी बॉलिंग आई, सारे आर्टिस्ट थे, बस क्या कर सकते, सबने एंजॉय किया, मैं सुबह घर आ गया। लेकिन बात सुनो, जिमी ये के टैग है साथ- कैप्टन हो, 11वें नंबर के खिलाड़ी नहीं मैं- थे। मैं- मैं जिमी के इस गम में बराबर का शरीक हूं। क्योंकि मैं भी जब भी ये भी कैप्टन, जब कैप्टन भी हो मुझे गया। कैप्टन बनाया तो कैप्टन का काम, एक ज़माने में कैप्टन जो है वो फर्स्ट बैटिंग क्या करता था कि मैं बदमाश हूँ, कैप्टन नहीं हूँ, बदमाश हूँ, और बॉलिंग भी मैं ही करूंगा, ठीक है, और अगर कोई ऊंच नीच होगी तो मैं विकेट लेके घर चला जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है, अब जिम्मेदारियों का दौर हो गया, जी, जी। और जिम्मेदारियों में जब कैप्टन की जिम्मेदारी आ जाती है तो टीम का जीतना और हारना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके Most लिए important यही टैलेंट, होता है, टैलेंट को बिल्कुल आगे बढ़ाना यही पड़ता है, अपने आप को पीछे रख कर। बिल्कुल, और हमने टीम वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आर्टिस्टों की टीम्स थी, उसमें पूरे कराची के आर्टिस्ट थे, अरे तो क्या। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉफी हम ही लाए। ट्रॉफी जबरदस्त। जीते हैं भाई, तो ये एक और ट्रॉफी है जो हम टीवी पे, इन्होंने रियलिटी शो जीता था, ये एक और ट्रॉफी है, तो ऐसी मुबारकबाद हम आपको इसी इस शो में पेश कर देते हैं। नुमान, कुछ अब फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल कम्युनिटी में यूथ का इनपुट, जो सीनियर्स अब जिस अंदाज में बाएं खोल के इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं यूथ का, कि अब आए, प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने अपने हिस्सा इन्होंने अदा कर दिया। अब यूथ को नए टैलेंट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया AI के दौर में दाखिल हो चुकी है। अब शायद हो सकता है कि वो सिस्टम जिस निज़ाम से ये चल रहे थे उससे कुछ बेहतर सिस्टम आ गए हैं। तो आप समझते हैं कि अब इनकी सरपरस्ती में नए गैजेट्स और नए सिस्टम के साथ यूथ आगे बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल, अब यूथ का भी इंटरेस्ट आया है, जिस तरह पहले नहीं था। अब कम्युनिटी को यूथ देख रही भी है, सर्व भी कर रही है, इंटरेस्ट भी ले रही है, और अब हमारे वडील ने भी हमें बहुत अच्छा स्पेस दिया है। अब मैं अपनी जमात की बात करूँ तो हाजी मसूद पारक की क़यादत में जिस तरह लास्ट 15-20 महीने हुए हैं अभी हमें, जी जी बिल्कुल, तो जिस अंदाज में हमें सपोर्ट किया, जिस प्लेटफॉर्म दिया और नौजवानों को काम करने का मौका दिया, यह वाकई एक तब्दीली है, काबिल तारीफ़ है कि नौजवानों को उन्होंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया और उन्हें मौका दिया कि आए, अपने विजन, अपने मिशन के साथ बताएं कम्युनिटी के लिए क्या सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। जिसमें कम्युनिटी की बेटरमेंट शामिल हो। बिल्कुल हमें मौका दिया, और आपने देखा भी होगा, आप इस चीज़ के गवाह होंगे बिल्कुल ऐसा कि ही। हमने, हमारी नौजवानों ने इनकी सरपरस्ती में अपनी काबिलियत को मनवाया। तो बहुत अच्छी मैं बात आगे है। भी कहूँगा कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारे वडील हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो नौजवान अपना किरदार अदा ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाजी मसूद पारिक साहब एक बहुत बड़ा नाम, ना सिर्फ कम्युनिटी का, मेमन कम्युनिटी का या उपलेटा मेमन एसोसिएशन का, बल्कि हमारे वतन अजीज़ का बहुत बड़ा नाम, और हम सबको खुशी, हम सबका फ़ख्र है कि दूसरी मरतबा ना सिर्फ ये कि हम सब उनको इज़्ज़त देते हैं और हमेशा से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी इन सर्विसेज को रेंडर किया, और इस मरतबा 23 मार्च को इन्हें दूसरी मरतबा हुकूमत पाकिस्तान, हमारा आला तरीन एजाज़, सरकारी एजाज़ जिसे हम कहते हैं, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया दूसरी मरतबा। तो ये हम सब के लिए प्राउड की बात है। हाजी साहब, आप हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है, और आप इसी तरीके से जब भी हमें पुकारेंगे हम हमेशा हाजिर हैं। और गुज़िश्ता दिनों जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में हाजी साहब से मुलाकात हुई, जब मैं उसका इस 20-22-15 महीनों का गालिबन वो था, 15 महीनों की मैं राइटअप बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इतने सारे काम थे जिम्मी, मैं हैरान था कि 15 माह में इतने काम तो शायद मतलब बड़ी मुश्किल होता है कि ये इंसानों की बस की बात नहीं, लेकिन जो टीम बनाई है उन्होंने। आपको ये बात बताऊं कि जो हमने काम लिखे थे ना, बाद में आपकी डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद याद है कि कुछ काम रह गए थे, कुछ काम रह गए। उस डॉक्यूमेंट्री का मैं पार्ट रहा। मुझे खुशी हुई कि मैं एक ऐसी जमात का जिन्होंने 15 माह में इतने संगे मील अबूर किए, और उसको कागज़ पे लाना और इसको किसी कैलकुलेटिव टाइम के अंदर टीम वर्क से होता है, इतना ये सब टीम वर्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही जब तक आपकी टीम आएगा, स्ट्रॉन्ग टीम ना हो, आपकी एक विजन कहते हैं उसको क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, उस पर फोकस करके काम करना, तो उसको क्लियर होना ज़रूरी है। क़यादत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो टीम स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत, हमारी जो सरपरस्ती जो इस तरह की जा रही है, तो हमारी टीम भी उसी अंदाज में
एक यूनाइट होकर काम कर रही है। आप लोग इनको 100% रिटर्न कर रहे हैं जो बिल्कुल, आप ये तो basically अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने देखा कि हमारी टीम में भी एक यूनिटी है और हमारी सरपरस्ती ने भी, हमारी जिस तरह हमारी क़यादत ने हमारी सरपरस्ती को हमें खुले दिल से काम करने का मौका दिया, तो हमें बिल्कुल हमने भी कोशिश की कि वैसे ही आपने मैक्सिमम उनको सर्व कर इज्जत सकें। दिया, सही क्या है। बात है। Joint और, effort और, है। और अब हम सैम तकरीबन तीसरी ईद की तरफ दाखिल बिल्कुल, होने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल। फाइनल वर्ड्स जो हैं वो जो है वो हाई साहब से भी लेना चाहूँगा। हाई साहब, यूथ के लिए तो आपके जज्बात अपनी जगह हैं ही, और हमेशा से हम आपको एडमायर करते हैं कि जिस अंदाज से आप यूथ को प्रोमोट करते हैं। आगे आने वाले दिनों में जिस अंदाज से हमारी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं या इन सर्च पाकिस्तान की बात करूं, उम्मत मुस्लिमा की बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिन अगर हम थोड़ी सी और एफर्ट करें तो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ ना उम्मीद ही कुफर है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया का मैं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो भी होगा। लेकिन जहाँ तक मेमन कमेटी की बात करें तो जिस तरह की ये नुमान भाई कह रहे हैं, तो बाकी जमातों के जो वडील हैं उनको भी थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा जब तक आप स्पेस नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। और जिन जिन जमातों में यूथ ने काम किया है ना, वो जमातें आगे बढ़ी हैं। ये आपके सामने की बात है, साल 2 साल की बात है। यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है तो वो जमातें और ज़्यादा तरक्की की ऐसा है। ही, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। सबको नेक हिदायत दे। सीनियर्स को, बुजुर्गों को अपनी सरपरस्ती में नौजवानों को न सिर्फ ट्रेन करना होगा, इन्हें मौका देना होगा। ये ऐसा कह रहे थे। ऐसा बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम तीसरी ईद में दाखिल हो रहे हैं। तीसरी ईद का अलग प्रोग्राम है जो कल हम ऑनियर करने जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम को, दूसरी ईद के प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे आप साथ सबका रहे। बहुत आज की हमारी ईद तब जो है है, वो- हमेशा आप जब भी ईद में वो हमको मदू करते हैं, आपका शुक्रिया। अली गोडिल की पूरी टीम, द मेमन टीवी HD का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और दुनिया में देखने वाले तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक। आज की ये ईद शो में आपका, इससे पहले भी भाई साहब हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आना रहा है, और ईद शो में भी आप आते रहे हैं हमारे साथ। जो इस बार की ईद की तैयारी, गोडिल आपको पता है CEO, ये किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, पूरी टीम को साथ लेके चलना। अली के इस पैशन को आपने जिस अंदाज में हमेशा से डिस्क्राइब किया है, आज कुछ हो जाए। जब मैं यूथ की बात करता हूँ तो अली गोडिल भी यूथ है। आहा, और तरक्की अगर सारे यूथों ने की है तो अली गोडिल ने तो नंबर 1 है। क्या बात बिल्कुल, है, क्या बात है। माशाल्लाह। देखो ना अली गोडिल कहाँ से शुरू हुआ, अभी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, जी हाँ, 2-3 साल की बात की है, चंद साल की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी जहाँ भी देखोगे ना तो द मेमन टीवी और आप नज़र आएंगे आप। तो अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अली गोडिल आप सबको और तरक्की दे। और ये मैं तो चाहता हूँ कि आप सेटेलाइट पे आएँ, ये मेरी दुआ है, ये मेरी ख्वाहिश भी है इंशाअल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। और नाज़रीन इकराम, ये आपने पूरे प्रोग्राम में हमें ये खाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि जब भी हम ब्रेक में जाते हैं ये खाते हैं। और फिर शायद अगर कल के सीज़न में आपको ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक के नहीं है, ये ओरिजिनल हैं, बिल्कुल ख़रीद के रखे गए हैं, खाने के लिए रखे गए हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज़ के अंदर हम देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं। नौमान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। और आज मेरी खुशकिस्मती कि मैं मुल्क वतन अजीज़ की एक मुनफरिद और वेरी टैलेंटेड होस्ट के साथ आज के इस प्रोग्राम में होस्ट करता है। सैम, आपका बहुत सो शुक्रिया। मच आपके इतने अच्छे कमेंट का, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट का, और मुझे बल्कि बहुत मौका मिला इतने अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलने का। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेमन टीवी में एज अ होस्ट था। गेस्ट तो मैं आती रहती थी, बट मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, रिनोन मॉडल हमारे साथ हैं, रिनोन होस्ट हमारे साथ हैं। अब मैं चाहूँगा कि जिम्मी इस प्रोग्राम को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जिम्मी से फरमाइश आप करेंगी तो वो कुछ ऐसे इस प्रोग्राम का अख्ताम जो है किसी ऐसे सॉन्ग के साथ कर दें कि कुछ मज़ा सा आ जाए। जिम्मी, कोई ऐसा गाना जो तुम्हारा बहुत फेवरेट हो और तुम्हें लगा कि तुम बहुत दिल से गाते हो उसको, जो सब पसंद करते हैं। बाकी तुम्हारी आवाज़ बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत इसमें सुर दिया है, तो कोई ऐसा गाना तुम दिल से गाते हो, सब पसंद भी करते हो, तुम्हारा फेवरेट हो। जी ठीक है, अभी हम एक फास्ट गाना करते हैं क्योंकि ईद का मौका है, बिल्कुल, तो उस हिसाब से ताकि सबको पसंद आए। क्या बात है। ओ तुझे लगे न नजरिया, ये आपके लिए गा दिया मैंने मेरे ख्याल से ना। ओ तुझे लगे न नजरिया, ओढ़ ले चुंदरिया, लगे न नजरिया, ओढ़ ले चुंदरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, ओ तुझे लगे न नजरिया।
अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है? और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे के ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूं। तो फिर आएं, अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। एमिनिटीज़ ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दें। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाक़े, शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल, जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बालकनी से हो पूरे शहर का दिलकश नज़ारा। फलक नाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट और यही नहीं, और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलक नाज ग्रीन। फलक नाज ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम। सो आए सन के देखते हैं। फलक नाज ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारा फैसल, जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नज़रों के सामने और दिल के करीब। फलक नाज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलक नाज फैमिली का हिस्सा। फलक नाज ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। फलक मार्केटिंग। फलक नाज ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलक नाज 1 मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेगा पर्ल स्पॉन्सर्ड बाय फलक नाज ग्रुप, एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो आना ना भूलिएगा। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट फलक मार्केटिंग। फलक नाज ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक।